आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 2024 के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे 80 प्रश्न आते हैं और 80 प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चार क्या होती हैं? जो हवा होता है यानी निर्वात, सी का मान इसमें पूछा जाए, सी भी पूछा जा सकता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें ऑप्शन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ cm पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड एवं 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसका होता है निर्वात में प्रकाश का चार होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। प्रकाश तरंग उदाहरण है, यहाँ पे प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का एवं पराश्राव्य तरंग का। तो जो प्रकाश तरंग होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, आपको अगर आंसर मालूम हो तो कमेंट कीजिए। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी जो होती है उसमें किस प्रकार की धारा, तो ऑप्शन ए में प्रतिवर्ती धारा, डिस्ट धारा, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे घरों में धारा प्रवाह होती है वो प्रतिवर्ती धारा होती है, और जो बैटरी से धारा प्राप्त होती है तो डिस्ट धारा होती है, जो कि ऑप्शन बी में होगा। घरों में रहेगा तो प्रतिवर्ती धारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जो तरंग दैर्ध्य है उसको सामान्यतः किस रूप में व्यक्त किया जाता है? कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में। एक ऑप्शन जो है कट गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं। तो जो तरंग दैर्ध्य है उसको क्या चीज के रूप में व्यक्त किया जाता है? अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो आप लोग जानते होंगे जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। तो ऑप्शन जो कि इसका क्या हो जाएगा? बी, लाल। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो सामान्य नेत्र जो होता है उसके स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी अनंत होता है। तो इसमें न्यूनतम कहा है तो 25 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ये सभी बच्चे पढ़े होंगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे, उसे जो जिस भाग पे बनता है उसको रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, रेटिना या दृष्टिपटल। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इस सभी बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड। अगला प्रश्न को देखा जाए, 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर जो होता है कितना के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति कितना के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, देखिए आप लोग। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? एमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर या मोनोमीटर। तो जो धारा मापने के लिए होता है वो एमीटर का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन ए में है, एमीटर। अगला प्रश्न है, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो है उसमें किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो जो डायनेमो होता है वो दोनों धारा निकालती है, डिस्ट धारा एवं प्रतिवर्ती धारा, जो ऑप्शन सी में दिया है, दोनों धाराएं। अगर नहीं रहेगा तो आप इसको दोनों मार सकते हैं, लेकिन वैसा प्रश्न को छोड़ दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन रहता है आप लोग के पास। तो अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता का इस मात्रक इसमें पूछा जा रहा है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, सब में मीटर मीटर दिया है। एक मीटर स्क्वायर है तो मीटर मीटर मीटर, यहाँ 3 तो होएगा नहीं। और जो होता है न्यूनतम, जो न्यूटन है पर एम्पियर स्क्वायर यहाँ पे दिया है, तो इसका आंसर होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। यानी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है प्रिंट में। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है।
तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो होता है यूरेनियम अति आवश्यक होता है, जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन सी में दिया है यूरेनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो आप लोग अभी हम सबसे ऊपर बताए हैं, जो हवा जो होता है यानी निर्वात में होता है वो प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर में होता है, पर सेकंड में होता है। तो ऑप्शन ए बताया था, तो जो ऑप्शन डी है इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। तो जो प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा हमेशा किस दर्पण से निकलता है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वो समतल दर्पण में आप लोग अपना मुंह देखते होंगे, जो शीशा रहता है उसमें जो होता है सीधा प्रतीत होता है, और उत्तल में तो हमेशा सीधा ही प्रतीत होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, समतल या तो उत्तल। अगला प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो जो नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी क्या ली जाती है? धनात्मक, ऋणात्मक, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को नए चिन्ह परिपाटी के अनुसार बताना है। तो नए चिन्ह परिपाटी के अनुसार होता है ऋणात्मक हमेशा माइनस में ली जाती है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो तर्जनी है किसको संकेत करता है? तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन में, बादलों वाले दिन में, गर्म दिनों में, पवन वाले दिनों में। तो जो हाँ आप लोग जानते हो कि सोलर लगाता है, आपको बादल के दिन में उसका उपयोग नहीं हो पाता है, तो ऑप्शन बी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, अपरिवर्तित होता है, इनमें से डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो होता है बढ़ता है, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कि हमेशा हीटर के लिए क्या होता है, वो नाइक्रोम की तार लिया जाता है, जो कि गले ना, जो ऑप्शन डी में, यानी हीटर में गर्म तारों में क्या है, नाइक्रोम का तार लिया जाता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, जो एक यूनिट है उसमें विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 10⁻³ जूल, 3.6 गुना 10⁵ जूल, 3.6 इंटू 10⁴ जूल, 3.6 10⁶ जूल होता है। तो आप लोग जानते होंगे एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, किलोवाट पर घंटा एक इकाई है, किसका मात्रक है? किलोवाट पर घंटा, ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युत आवेश की, विद्युत धारा की। तो वो ये किसका मात्रक है? ये होता है शक्ति की, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है, जो ऑप्शन ए में है। चलिए अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो जो वोल्ट मीटर है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो जो वोल्ट मीटर है उसको श्रेणी क्रम में, या समानांतर क्रम में, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो वोल्ट मीटर है उसको हमेशा है जो है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो होता है क्या होता है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर एवं प्लग कुंजी। तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जो जल विद्युत संयंत्र है वो किस ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वो होता है स्थितिज ऊर्जा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। किसमें? डी में दिया गया है।
अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। जो विद्युत बल्ब है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, तो उसमें जो होता है वो निष्क्रिय गैस यानी अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस भी दिया जाता है भरती है, जिसके नोबल गैस भी कहते हैं। वो सी जो ऑप्शन सी में दिया गया है, क्योंकि वो विद्युत फ्यूज ना हो अक्रिय गैस के कारण कोई रिएक्शन ना करें। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो सभी बच्चे पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण आवेश होता है। अगला प्रश्न है CaCO3 जब टूटता है तो CaO+CO2 किस प्रकार के समीकरण। तो आप जानते हैं जब टूटता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है लाल तप्त आयरन के जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। जो लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित होता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इसमें कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो जो होता है Fe3O4 बनता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। जो क्षारक होता है वो कौन सा मान देता है। देखिए फिर ऑप्शन ए में 2, बी में 7, सी में 6 एवं डी में 13। तो जो होता है इसका वो हमेशा ज़्यादा देता है क्षारक, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित को क्या कहा जाता है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि तो उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या कहा जाता है, तो इसमें जो कहा जाता है ऑक्सीजन की जिसमें वृद्धि होती है उसको कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। किस में दिया है, ए में, ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सभी बच्चे पढ़े होंगे। तो इसका होता है CaOCl यानी CaOCl2 यानी ऑप्शन सी में दिया गया है। किस में दिया है, सी में। अगला प्रश्न है धातु की प्रकृति कैसी होती है। विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन एवं कोई नहीं। तो धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक होते हैं जो हमेशा धनात्मक होते हैं वो होते हैं धातु, और जो ऋणात्मक होते हैं वो होते हैं अधातु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विद्युत धनात्मक। अगला प्रश्न क्या है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है। तो ये आप लोग जानते होंगे जो हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है, यानी H2, ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है FeS+CuSO4 एरो Cu+FeSO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें देख रहे हैं आप लोग जो FeSO4 Cu को हटाकर SO4 को ये स्थापित करता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाए, ये होता है संयोजन अभिक्रिया, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो आप लोग पढ़े होंगे जिसका वैलेंसी जितना ही कम रहता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो आप एल्युमिनियम, जिंक, फेरस और मैग्नीशियम में से निकालेंगे, या धातु अभिक्रियाशील श्रेणी में से आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि जो जिंक है जो अधिक अभिक्रियाशील है, इसमें ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। जो क्षैतिज कतार है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आवर्त, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है लोहे के फ्लाइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त होती है। तो जो लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सा उपयोग होता है, तो ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो जानते हैं आप लोग लोहे के परत पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो उस संक्षारण से बच जाता है, जो ऑप्शन सी में था। अगला प्रश्न है निम्न से कौन गैस चूने का पानी से दुधिया कर देता है। तो चूने के पानी से जो CO2 होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी। तो आप लोग जानते होंगे जो इथेनॉल है वो ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जो ए में है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल जो लिटमस पेपर है उसको, लाल लिटमस पेपर को नीला कौन सा कर देता है, तो ऑप्शन ए में अम्ल, क्षार, लवण और इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षार है वो लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। टीन के
अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है और टिन की अपेक्षा जिंक में अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो टिन की अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए उसमें टिन का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है तुतिया यानी नीला थोथा का अणु सूत्र क्या होता है? तो तुतिया का क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग बताइए। तो तुतिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O, जो ऑप्शन ए में ही है। अगला प्रश्न है गंधक का परमाणु संख्या क्या है? यानी गंधक जिसे सल्फर कहा जाता है, तो सल्फर का परमाणु संख्या क्या है? तो सल्फर जो इसका परमाणु संख्या जो होता है 16 होता है, S16, उसे गंधक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, इसमें बेकिंग पाउडर का मिश्रण कौन 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 है? इसमें आप लोग ऑप्शन बताइए। तो जो बेकिंग पाउडर का इसमें मिश्रण है वो होता है NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर का, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है हल्दी जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो OH जो होता है वो अल्कोहल का होता है, किसका होता है? अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, जो ऑप्शन बी में है। कीटोन का CO होता है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रियाशील करके क्या देता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रियाशील करके क्या देता है? तो वो इथाइन देता है। क्या देता है? इथाइन, जो ऑप्शन डी में है। किस में है? डी में है, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न को देखा जाए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होती है। जो ओजोन है उसके एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है, क्योंकि O3 होता है, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? तो कमरे के ताप पर हमेशा जो होता है वो पारा रहता है। कौन रहता है? पारा, जो ऑप्शन ए में है। ये द्रव के रूप में पाया जाता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। कौन सा है? सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न को है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताइए आप लोग का कौन सा क्षारीय जो है ऑक्साइड है? तो वो जो है क्षारीय ऑक्साइड है Na2O होता है। क्या होता है? Na2O। अगला प्रश्न है धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? तो धोने का सोडा जो होता है उसका आणविक सूत्र Na2CO3 × 10H2 होता है, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? जो होता है ADP, ATP, DTP, PDP। तो जो होता है कोशिका के रूप में कौन सा जानता है? वो होता है ATP। ATP का कभी कभी फुल फॉर्म भी होता है एडेनोसिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोरस, तितला, निलय। निलय कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होता है वृक्क का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका कभी कभी पिक्चर आता है, अधिकतम आप लोग देख लीजिएगा। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क जो है वो उत्सर्जन, श्वसन, पोषण एवं परिवहन। तो जो वृक्क है वो जो होता है उत्सर्जन के लिए होता है, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो वो जो होता है गंदा जल में उत्पन्न होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, ऑप्शन सी में है। इसलिए गंदगी को ना रखें अपने। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वो होता है पिट्यूटरी, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न को देखा जाए मानव जनन अंग किस आयु परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? जो मानव जनन अंग है वो किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं? तो सभी बच्चे को मालूम होगा जो 18 साल के होते हैं उनका जो मानव जनन अंग होता है वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 18 साल। अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होती है? तो जो मुकुलन द्वारा प्रजनन होती है वो ईस्ट में होती है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न को देखा जाए स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? जो स्त्रियों में होता है वो XX गुणसूत्र होता है और जो पुरुष में होता है वो XY होता है। अगला प्रश्न है और उड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो उड़हुल जो है वो किस प्रकार का फूल है? वो होता है द्विलिंगी फूल, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है मानव में कितने रक्त समूह होते हैं?
तो मानव जो होते हैं उसमें रक्त समूह कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया गया। कितने होते हैं? 4। अगला प्रश्न है, स्टोमोटा के खुलने और बंद होने की क्रिया में कौन नियंत्रित करता है? तो स्टोमोटा जो होता है उसको खुलने और बंद में तो कोशिकाओं द्वारा सहचर कोशिका, चलनी कोशिका या मूल रोम, तो वो होता है द्वार कोशिका, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? तो डीडीपी, कागज, वाहित मलजल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होता है डीडीटी, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण का उपाय है? तो वन संरक्षण का नए वृक्षारोपण के, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या की वृद्धि पर रोक, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होनी चाहिए, ऑप्शन डी में है, क्योंकि जन संरक्षण का उपाय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं होता है? कान, आंख, नाक, दिमाग। तो कौन इसमें से आपको संवेदन नहीं देता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो संवेदनग्राही नहीं है वो है दिमाग। क्या है? दिमाग, जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, संवेदनग्राही है तो वो होगा दिमाग, ऑप्शन डी में होगा। अगला प्रश्न है, समजात अंगों का उदाहरण है? तो समजात अंगों का उदाहरण क्या है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास की ऊपरी भूस्तरी, उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो होता है समजात अंगों का उदाहरण, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, बीजांड की ओर परागे नालिका की वृद्धि के कारण होता है? क्या होता है? तो जो ये होता है ना, केमोटॉप्रिज्म के कारण होता है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न को देखा जाए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो होता है हमेशा होता है इनीमिया होता है। क्या होता है? जो ऑप्शन सी में इनीमिया। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र को संबंधित करता है? तो जो इसमें से 4 बीमारी है, कौन श्वसन तंत्र को करता है? तो निमोनिया जो होता है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है, निमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी जो अपने आप पोषते हैं, तो स्वपोषी जो होता है वो होते हैं हरे पौधे। क्या होते हैं? हरे, जो ऑप्शन ए में है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है? तो जो रुधिर चाप किसके कारण नियंत्रित होता है? वो होता है एड्रिनल द्वारा, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, एकलिंगी पादप का उदाहरण है? जो एकलिंगी पादप है उसका उदाहरण इनमें से कौन है? पपीता, सरसों, अड़हुल, मटर। जो पपीता है एकलिंगी है, वो एक लिंग के बाद द्विलिंगी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मदा जो होता है यानी औरत, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी जो होता है इसमें से, तो इसका कौन सा नहीं है? तो होता है शुक्रवाहिका, क्योंकि वो केवल पुरुषों में होता है। अगला प्रश्न है, द्विखंडन होता है? तो द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन जो होता है वो होता है पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लीशमैनिया में भी होता है, इनमें से सभी, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न को देखा जाए, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? तो ये किसमें स्रावित होता है? तो ये होता है वृषण से होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, पौधे में श्वसन होता है? जो पौधे में श्वसन जो होता है किससे होता है? जड़ से, पत्तियों से, तना से, इनमें से सभी। तो जो होता है जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, तना से भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक वीडियो ऐसे देख सके। और बहुत सारे हमने मॉडल क्वेश्चन डाला है साइंस, मैथ और संस्कृत, हिंदी का, तो आप जाके उसको चैनल पे जाके देखें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें।